नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। बहू आपके साथ शशि शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे। सियासत गर्म है, सत्र की अवधि कम है। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून की भारी बारिश के बीच राज्य में सत्र के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल धामी सरकार ने उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैंडसैड में आयोजित करने का फैसला किया है। धामी सरकार 3 दिवसीय सत्र गैंडसैड में करेगी। 21 अगस्त से 23 अगस्त तक चलने वाले सत्र के शुरू होने से पहले ही सियासत शुरू हो गई है। दरअसल विपक्ष ने सत्र की अवधि पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का तर्क है कि मात्र 3 दिन के सत्र में राज्य के 70 विधायक अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दे को नहीं उठा पाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि सरकार सत्र के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। वहीं विपक्ष ने सदन में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति भी तैयार कर ली है। कांग्रेस एक और जहां सत्र की अवधि को लेकर सरकार की घेराबंदी करेगी, तो वहीं बेरोजगारी, महंगाई, दैवीय आपदा के साथ ही तमाम अन्य मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। वहीं सत्ता पक्ष का आरोप है कि कांग्रेस के पास मुद्दों की भारी कमी है। राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए दिन रात लगी हुई है। ऐसे में सत्र की अवधि बढ़ाए जाने की मांग कांग्रेस की बेबुनियाद है। सवाल यह है कि क्या गैरसैंण में होने जा रहा सत्र सिर्फ खानापूर्ति ही करेंगे? चर्चा करेंगे उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार मानसून की भारी बारिश के बीच पहाड़ पर सत्र कराने जा रही है। सरकार ने सत्र की अधिसूचना को भी जारी कर दिया है। इसके तहत 21 अगस्त से 23 अगस्त तक सत्र चलेगा। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने सत्र को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि करीब 500 प्रश्न विधानसभा को प्राप्त हो चुके हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार का मानसून सत्र सिर्फ खाना पूर्ति है। देखिए, सत्र को लेके पूरी तरह से तैयारी है हमारी, लेकिन मैंने आज अपने अफसरों के साथ जो विधानसभा सचिवालय है उनके साथ एक बैठक की है, ताकि जो भी हमारे जो सत्र है वो सही तरीके से चले, किसी को किसी तरह की समस्या ना हो और जनता के जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं, वो हमारे सदन में उठ सके और उनके जवाब मिल सकें। इस तरह से प्रयास रहेगा कि सभी को ठीक से सुविधा मिले और सत्र ठीक से चले। आपदा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरा पहाड़ प्रभावित है। जो अभी आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में जिस तरह से नुकसान हुआ, भारी जनहानि हुई है, सब कुछ तबाह हो गया है। विस्थापन की मांग बूढ़ा केदार में लगातार उठती रही है, कोई उसका समाधान सरकार नहीं कर पाई है। ये मुद्दे हैं। यहाँ तक कि विस्थापन करेंगे हर वर्ष, जब आपदा आती है, विस्थापन की बात सरकार की जुबान पर आती है। जो धारचूला है, धारचूला में 3 साल से 4 साल से आपदा ने विकराल रूप धारण किया हुआ है और वहाँ पर एक स्टेडियम में, मिनी स्टेडियम में पिछले वर्षों में से वहाँ पर लोग, उनका सब कुछ खत्म हो गया है। जब घर खत्म, देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं इसमें। सीएलपी आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि किन विषयों में बात होगी, पर मुझे लगता है अग्निवीर है, SSSC भर्ती घोटाला है, आपदा है, महिला अपराधों पे जो हम पहले नंबर पर 9 हिमालय राज्यों में, वो विषय है। जिला विकास प्राधिकरण को लेकर कई किस्म की दिक्कतें नई सामने आ रही हैं, वो विषय हो सकता है। बाढ़ का जो मामला रहा, हमारे खटीमा, उधम सिंह नगर इत्यादि के क्षेत्र जो पूरा डूबे रहे, वहाँ कोई राहत नहीं मिली, उस विषय पर बातचीत होगी। केदारनाथ, टिहरी, धारचूला, मुनस्यारी, हमारा कपकोट, भराड़ी इत्यादि क्षेत्रों में जो आपदा आई है, चमोली ज़िले में जो आपदा आई है, इन सभी विषयों पर वहाँ चर्चा विचार विमर्श होगा। उसमें गन्ना किसान का जो मूल्य है उस पर भी बातचीत होगी। किसान आंदोलन को लेकर भी बात होगी। हमारे माल्टा और इत्यादि जो पहाड़ी उत्पाद है उनके समर्थन मूल्य की बात भी वहाँ उठ सकती है। तो अनेकों विषय है जिन पर मेरे को लगता है लॉ एंड ऑर्डर
इन सभी चीज़ों वहाँ बातचीत होगी। आपको बता दें कि विपक्ष एक सप्ताह से अधिक सत्र चलाने की मांग कर रहा है ताकि सभी विधायकों के प्रश्न सदन में उठाए जा सके। वहीं विपक्ष ने मानसून सत्र में सत्ता पक्ष को कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार की है। कांग्रेस का कहना है कि वे सदन में सत्र की अवधि को बढ़ाने, बेरोजगारी, राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था, राज्य में बढ़ती महंगाई, राज्य में आई आपदा समेत तमाम मुद्दों को सदन में उठाएगा। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष के पास मुद्दों की भारी कमी है। सड़कों का काम शुरू किया जाए, जैसे बरसात बंद होगी सड़कों का काम शुरू हो रहा है, काम हो भी रहा है निश्चित रूप में, और कहीं पर बहुत ही सड़क टूट गई है तो उसके लिए वैकल्पिक मार्ग हम बनाएंगे निश्चित रूप में, बेली ब्रिजेस लगाएंगे और उसके लिए काम चालू है। और निश्चित रूप में आने वाले समय में हम चाहेंगे कि हमारी यात्रा फिर से शुरू हो जाए। हम है सदन, अगर जिस हिसाब से प्रश्न आए हैं 500 के लगभग प्रश्न हैं, तो कम से कम एक हफ्ते का सत्र होना चाहिए। एक दिन में कितने सवालों का जवाब दे पाओगे आप? मुश्किल से आप देखना, जो हमने सदन देखा है 1 घंटे का समय प्रश्नकाल के लिए होता है, 3 या 4 सवालों के जवाब आप दे पाते हो। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि सदन ज़्यादा दिन चले ताकि राज्य के मुद्दों में बहस हो। इस समय राज्य में आपदा का मामला बहुत बड़ा है, 2 दिन को उसी के लिए बहस के लिए चाहिए, उस मुद्दे में बहस चाहिए। और अन्य मुद्दे, बेरोजगारी है, नौजवान जगह जगह हड़ताल हो रही है, कर्मचारी हड़ताल में है, प्रदेश के आर्थिक हालात ठीक नहीं है, इन मुद्दों में भी चर्चा होनी चाहिए। तो हमारा तो निवेदन ये है सरकार से भी और विधानसभा अध्यक्ष जी से कि कम से कम 1 सप्ताह का सदन चलना चाहिए। देखिए, सत्ता पक्ष हमेशा प्रदेश के जनमानस के हित में काम कर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है कि किस तरह से विकास के कार्य को हम अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम करें। पूरे प्रदेश के अंदर इस वक्त पुष्कर सिंह धामी जी लगातार विकास को गति देने का काम कर रहे हैं और विपक्ष केवल और केवल आरोप और प्रत्यारोप लगाने की बात करता है। कोई भी मुद्दे ऐसे नहीं है, वो घिसे पीटे उन मुद्दों को लाने का काम करते हैं जिनका अभी कोई औचित्य भी नहीं है, जिनकी कोई अभी तक जरूरत भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और क्या विषय जनता के होने चाहिए और जनता के हित में क्या हमें काम करने चाहिए, उस पर ज़्यादा उनको देखना चाहिए। रही बात महंगाई को लेकर के या अन्य और दूसरे मुद्दों को लेकर, तो जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां वो उन्होंने कितनी कम महंगाई को करा है, जरा ये भी वो बता दें। अपने भी उन राज्यों के बारे में जरा वो बताने का काम करें जो हमेशा आरोप लगाने का काम करते हैं। तो कांग्रेस के पास ना ही पहले कुछ काम करने के लिए जनता ने दिया और ना ही अब उनके पास कुछ काम करने के लिए। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बहुत ही बेहतर काम इस प्रदेश का हो रहा है। तो कांग्रेस केवल और केवल झूठ और भ्रम की स्थिति पैदा करके जनता को भ्रमित करना चाहती है और केवल अवसर तलाशने का काम करती है हर बार राजनीति को लेकर के। तो मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति विपक्ष को नहीं करनी चाहिए, बल्कि सत्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के सकारात्मकता के साथ में और पॉजिटिव वे में आकर के सरकार का साथ देना चाहिए। कुल मिलाकर राज्य में मानसून की भारी बारिश के बीच उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष के तेवर से साफ है कि सदन की बेहद ही हंगामेदार शुरुआत होने जा रही है। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि क्या मानसून सत्र में जनहित से जुड़े कार्य हो पाएंगे? क्या विपक्ष सदन में सरकार की घेराबंदी तथ्यों के साथ कर पाएगा? क्या कांग्रेस को सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर एक बार फिर मंथन की जरूरत है? सवाल तो ये भी है, क्या धामी सरकार का ये सत्र सिर्फ खाना पूर्ति है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात कर रहे हैं सियासत गर्म है, सत्र की अवधि कम है। आपको बता दें कि 3 दिन का सत्र आहूत किया जा रहा है, इसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि 500 से ज्यादा प्रश्न हैं, 3 दिन के भीतर उनके जवाब कैसे दे पाएंगे। और वही सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष के पास मुद्दे हैं नहीं, तो सत्र को ज्यादा खींचने की जरूरत भी नहीं है। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी, वरिष्ठ नेता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुकरेती जी, राजू आंदोलनकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं शीशपाल जी से। शीशपाल जी, 3 दिन का सत्र आहूत किया जा रहा है, विपक्ष को समस्या है कि 500 से ज्यादा जब प्रश्न है तो कैसे 3 दिन में ये मैनेज हो पाएगा या कैसे वो जवाब दे पाएंगे? तो वहीं सत्ता पक्ष कह रहा है आपके पास मुद्दे तो है ही नहीं, हम क्यों सरकार का और जनता का? देखिए यशी जी, ये सत्ता पक्ष का अहंकार है, प्रचंड बहुमत का नशा है। जो मैं हमेशा बोलता हूं कि 500 सवाल जो है विधायकों ने लगाए हैं और उससे के बाद आप कह रहे हैं कि विपक्ष के पास जो है सवाल ही नहीं है। और आप देखिए यहाँ पर मेरे आंदोलनकारी
साथ ही प्रदीप कुकरेती जी बैठे हुए हैं, और इन्होंने, हमने और आपने साथ में ना जाने कितनी डिबेटें की आंदोलनकारियों के आरक्षण के मुद्दे पे, कि सरकार ने कर दिया आंदोलनकारियों की समस्या का समाधान। अभी भी मेरे भाई जो है साथियों के साथ आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। सरकार वादा करती है लेकिन वादे पूरे नहीं करती है, और फिर भी ना जाने लास्ट में भी पेंच फैसादी जब मामला होना है। इस राज्य के अंदर बेरोजगारों के मुद्दे पर अभी तक सरकार जवाब नहीं दे पाएगी। पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? अभी भी बेरोजगार धरने पे बैठे हुए हैं। उद्यान घोटाला जब हम उठा रहे थे तब ये कहते थे कि कहा विपक्ष तो बेवजह उठा रहा। अब देखिए, माननीय हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन फटकार लगने के बाद अब सीबीआई जांच उसमें हो रही है। और तमाम जो अभी सैन्य धाम के घोटाले का मामला है, जो आपदा में राज्य की क्या स्थिति है और सरकार चौतरफा उसमें फेल है, वनाग्नि का मामला है, बेटियों की सुरक्षा का मामला है, कानून व्यवस्था का मामला है, तमाम मुद्दे हैं। इनको पता है कि पलायन, भू कानून, अस्थायी राजधानी के मुद्दे पर, मूल निवास के मुद्दे पर विपक्ष जो है सरकार को घेरेगा। इसीलिए सत्र की अवधि 3 दिन की रखी है, और 3 दिन में आप बताइए ना यशी जी, क्या चर्चा होगी? छोटा राज्य है तो देश का संविधान कहता है कि छोटे राज्य में कम से कम नहीं साल भर में शिषपाल जी, 7 देखिए दिन, मैं इस बात 8 पे तो दिन का बिल्कुल सत्र चाहिए। श्योर हूं कि मुद्दे तो बहुत हैं, जी, और नहीं, मुद्दे मुद्दों इतने में- हैं कि सरकार को घेरने के लिए काफी होंगे, और बशर्ते विपक्ष उन मुद्दों को मजबूती से उठाए। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि सरकार मौका दे उठाने का। चलिए जपेन जी से नहीं, जवाब लेते हैं। रुकिए शिषपाल जी, वापस आएंगे, फटाफट प्रतिक्रियाओं के बाद वापस विस्तार से चर्चा करते हैं। जपेन जी, आपका ये कहना है कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। ऐसा हो सकता है कि विपक्ष के पास मुद्दे ना हो? उत्तराखंड राज्य में न जाने कितने मुद्दे हैं, और जो 2-4 तो अभी शिषपाल जी ने बैठे बैठे गिना दिया आपको। 500 से ज्यादा प्रश्न आए हैं विधायकों के। आप कैसे 3 दिन में उनको पूरा करेंगे, उनके जवाब देंगे, या फिर विपक्ष की सुननी नहीं है? अनम्यूट कीजिएगा जपेन जी। एक हफ्ते से यही चर्चा चल रही है, विपक्ष इसी बात को लेकर रोज ये अपना एक गाना गाने लग जाता है कि 3 दिन का समय जो है हमारा कम है, 3 दिन का समय कम है, समय को बढ़ाए। मुद्दे तो सरकार को पता है, मुद्दे सरकार को पता है, इसीलिए सेकंड टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट को जनता ने चुना। हम मानते हैं कि 500 प्रश्न हैं, और 3 दिन में विपक्ष को ये लगता है कि इन 500 प्रश्नों का जवाब उन्हें शायद ना मिल पाए। चलिए, आपको लगता है तो ठीक है, लेकिन सरकार को तो पता है ना कि आपके प्रश्न क्या हैं, क्योंकि वो प्रश्न सब जो हैं और रिकॉर्ड में आ जाएंगे। सरकार काम करने में भरोसा रखती है। मानसून सत्र है, प्रदेश आपदा में जूझ रहा है, उसके बावजूद भी सरकार ने इस मानसून सत्र का आयोजन करा, और इस सत्र में आपके सभी सुझाव, सभी जपेंद्र जी, लेकिन आप ये एहसान नहीं कर रहे हैं। ये तो आपका काम है, पूरी तरह से, ये तो प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। आप कौन सा एहसान कर रहे हैं? बोलने दीजिए, आप हमें तो बोलने दीजिए, हमें नहीं भी पता है, आपको भी पता है कुछ भी बोल देंगे क्या? है। आप हमें जवाब तो देने दीजिए। हमें मालूम है कि आपको हम सबसे ज्यादा पता है, लेकिन हमारा जवाब तो सुन लीजिए, सुनाइए, है ना। तो अब जो प्रश्न सरकार के रह जाएंगे या जिनका सदन में जवाब नहीं दे पाएंगे, तो निश्चित तौर पर हम ये विपक्ष को भरोसा दे सकते हैं कि उन प्रश्नों के ऊपर, उन समस्याओं के ऊपर जो हमारे प्रदेश के इश्यूज हैं, वो सरकार को पता है। आप सिर्फ इसे राजनीति के एजेंडे के तौर पे सदन में लेके मत आइए। आप ये सोचिए कि आपके जितने प्रश्नों को इन 3 दिन में आप तैयारी कीजिए कि आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एबीसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप आ जाइए, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्नों का उत्तर सदन में सरकार देने के लिए तैयार बैठी है, और जो रह जाएंगे उसका भी भरोसा देते हैं कि उनके ऊपर भी काम ग्राउंड लेवल पे चलता हुआ आपको नजर आएगा। और जब इस मानसून सत्र के बाद अगले सत्र के लिए हम लोग बैठेंगे, तो आपको लगेगा कि जो पिछले सत्र में आपके
क्वेश्चंस रह गए थे या जिन पे आप लोगों को शंकाएं थी, धरातल पर उन पर काम हुआ है। चाहे वो हमारे आंदोलनकारी भाई हो, या हमारे बेरोजगार युवा हो, या हमारे डेवलपमेंट से रिलेटेड इशू हो, डिपार्टमेंट से रिलेटेड इशू हो, और समस्याएं हो, तो ये सब सरकार को पता है। और सरकार इसीलिए चुनी जाती है। इन्हीं कामों को करने के लिए सरकार के पास एक प्रशासनिक अमला होता है। इतना बड़ा मंत्रालय है, मंत्री है, मुख्यमंत्री खुद एक एक पॉइंट्स के ऊपर, एक एक विषय के ऊपर मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो ये हम भरोसा आपको दिला सकते हैं कि इस सदन में आप तैयारी कीजिए। आप 3 दिन कह जपेन जी वापस आते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सत्र की अवधि कम होने पर विपक्ष की नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। चर्चा इसी मुद्दे पर कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और प्रदीप कुकरेती जी का रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सत्र की अवधि कम है, विपक्ष का साफ तौर पर यह मानना है कि सत्र की अवधि कम होगी तो जो सवाल है उनके जवाब नहीं मिल पाएंगे, और साथ ही साथ जो मुद्दे हैं राज्य के, उन पर चर्चा नहीं हो पाएगी। ये सत्र गैर शयन में हो रहा है, इस बात की तो निश्चित रूप में मुझे खुशी है यासी जी कि गैर शयन में सत्र हो रहा है। और पीड़ा इस बात की है कि 24 साल के अंदर सरकारें आई, विशेषकर जब 10 साल से हमारी वर्तमान सरकार है, और पूर्ववर्ती समय में वो एक कहते थे कि हम गैर शयन को स्थायी राजधानी बनाएंगे, वो राजधानी गैर शयन नहीं बनाई गई। दूसरी बात, गैर शयन में जिस प्रकार से जो 3 दिन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम अन्य राज्यों की, जब मैं वो देखता हूं, मैं छोटे छोटे राज्यों की, छत्तीसगढ़ की, झारखंड की, अन्य राज्यों की जब मैं देखता हूं विधानसभा की कार्रवाइयां, तो वहां बड़े अच्छे समय से लंबे बढ़िया चर्चाएं होती हैं, और अच्छे 2-4 दिनों की, 5-7 दिनों की, जब 8-8 दिन की जब चर्चाएं चलती हैं, वहां हफ्ते की चर्चाएं चलती हैं, उससे लगता है कि हमारे जनप्रतिनिधि क्षेत्रीय जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं, और सरकार की तरफ से भी ये लगता है कि शायद उन सरकारों उनका जवाब दे रहे हैं। अब आप ये लगाइए कि आप ये लगाइए कि कम से कम 3 दिन के अंदर क्या मुझे लगता है कि सारी मिनिस्ट्री के जवाब वहां मिल पाएंगे? क्या सारी मिनिस्ट्रियों के जवाब मिल पाएंगे? सरकार जो है कैसे वहां वो दे पाएगी? तो ये कहीं ना कहीं इस पे जो है किस तरीके से सरकार ये करेगी। और मुझे दूसरा डर भी लग रहा है इसमें 3 दिन के उसमें। आपको ध्यान होगा कि पिछली बार जब एक बार गैरसैंण में त्रिवेंद्र जी वहां पे सत्र कर रहे थे, तो अचानक उनको बुला लिया गया था और उन्हें जाना पड़ा। और वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार से दिल्ली में जो दौड़ भाग लगी हुई है, कोई मंत्रालय के लिए, कोई प्रदेश अध्यक्ष के लिए, कोई मुख्यमंत्री बदलने के लिए, जिस प्रकार से जो रणनीति या जो गणित गुणा भाग जो सुनने और देखने में आ रहा है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं इस सत्र में तो कुछ ऐसा नहीं देखने सुनने को मिलेगा कि यहाँ से तुरंत धामी जी को दिल्ली बुला लिया गया। और क्योंकि मेरा बहुत कड़वा अनुभव है सरकार से वर्तमान में, 1 साल के अंदर ये जवाब तो जैसे देंगे, 1 साल के अंदर 3 सफल सकारात्मक वार्ताएं हमारे मुद्दे पे हो चुकी हैं, राज्य अनुकारियों के मसले पे, और उसमें परिणाम अभी तक सिफर 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 और सिफर। और उसमें कई बार मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं, उनको यहाँ पे कितना अनकंफर्टेबल फील होता है। इस बात को पार्टी के अध्यक्ष को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि वो हर जगह मीडिया में जब जाते हैं वो क्या बयान देंगे। उनका सरकार का पक्ष रखना उनकी मजबूरी होती है, लेकिन जब हमारी समस्याओं का हल नहीं हो रहा है, जिसमें कि ना पैसे का खर्चा है ना कुछ वैसा है, खाली इंगित होना है उसमें, कागजी कार्रवाई होनी है उसमें, तो तब ये हाल है। बाकी विपक्ष अपनी आवाज उठा रहा है और सत्ता पक्ष क्या पूरा प्रदेश ये चाहता है कि कम से कम पहले तो 1 हफ्ते की कम से कम जो है 8-10 दिन की कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा प्रदेश में जो मंत्री, लोक निर्माण मंत्री लोक निर्माण पर नहीं दिखाई दे रहा है, सड़कों में नहीं दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों में नहीं दिखाई दे रहे हैं, वहां हालत क्या पतली है। दून मेडिकल कॉलेज इसका अस्थायी राजधानी में उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब जो मिनिस्ट्री जिसकी है, जो प्रभारी जिसके हैं, मुख्यमंत्री खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे मंत्रियों ने परफॉर्मेंस दी थी है। तो कहीं ना कहीं इस बात की पीड़ा हमारे को देखने को मिल रही है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। राजीव नैन बहुगुणा जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव नैन जी, आपका स्वागत है। पीसी तपलियाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हम 7 साल से इस सरकार को देख रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि जो कोई भी ऑर्डर इनको दिल्ली से मिलता है वो महत्वपूर्ण होता है।
क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने तो इनको बहुत अति विश्वास के साथ सत्ता दे रखी है, तो इनका कोई कर्तव्य तो है तो नहीं जनता के प्रति। इनका जो वफादारी है दिल्ली के प्रति है, और दिल्ली ने इनको बहुत महत्वपूर्ण काम दिया है, तिरंगा, क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है और घर घर में तिरंगा होना चाहिए। ये इनकी योग्यता, इनका टेस्ट है इस समय। हमको समझना चाहिए, बेचारे इन्होंने देशभक्त बनाना है उत्तराखंड के लोगों को। हर घर में तिरंगा होगा तो तब यहाँ की देशभक्ति का हम लोग परिचय देंगे, और वो उसके बाद वो तिरंगा लोगों की पांव के नीचे दबता रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन घर घर तिरंगा होना चाहिए। ये इस समय बहुत बड़ा इशू है। हम बेचारी इस भारतीय जनता पार्टी, ये लोगों को 3 दिन अगर इन्होंने गैरसैंण में किया है तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं इनका, क्योंकि जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो तो केंद्र की चल रही हैं। इन बेचारों ने क्या जवाब देना है? इनके तो मालूम ही नहीं है। आपने देखा होगा ऐसी टीम, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो ऐसा टीम देता है इस अभागे राज्य को जिस टीम का विजन जीरो है, जिसको पता ही नहीं है कि क्या विकास कैसे करना है और किस तरह से लोगों के लिए जवाबदेही सरकार के रूप में काम करना है, वो तो है ही नहीं। इन्होंने तो जवाबदेही इनकी केंद्र के अपने बड़े मठाधीशों के प्रति है, और वो बखूबी कर रहे हैं। 3 दिन, बाप रे बाप, बहुत 3 दिन तो गैरसैंण में खर्च करेंगे वो। हमें बहुत दया आती है इन नेताओं पे, क्योंकि वास्तव में आज गैरसैंण जो है वो मजाक बन चुका है। हमें कोई गौरव नहीं होता कि ये गैरसैंण में अब वो अपना वहां पे सत्र कर रहे हैं। ये इनफैक्ट इनका एक प्रतिपूर्ति, एक घूमने फिरने के लिए वहां जाते हैं और उसके बाद 2 दिन 3 दिन में वापस आ जाते हैं। हर बार यही देखते आए, चाहे इवन जब कांग्रेस थी वो भी इतनी गंभीर इसमें नहीं दिखाई दी सत्रों में। इस राज्य में कभी भी सत्र के डिस्कशन में सरकारें गंभीर नहीं दिखाई दी, तो इसलिए हमें कोई आशा नहीं है इस सरकार से ये कुछ डिस्कशन करेगी और कुछ राज्य हित में काम करेगी, क्योंकि आपदाओं का प्रबंधन भी आपने देखा होगा केंद्र की तरफ पूरा केंद्र कर रहा है। जहां कहीं भी परेशानी हो रही है, यात्रा नहीं संभली तो भी केंद्र आया। हम सबने देखा रजिस्ट्रेशन जो यात्रियों का है वो भी एक गुजराती कंपनी को करोड़ों रुपए में दे। राजीव जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? 3 दिन का महज सत्र आहूत किया गया है और जिसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि 3 दिन में आप क्या करेंगे? आप 3 दिन में जवाब भी नहीं दे पाएंगे और जो राज्य के मुद्दे हैं उन पर चर्चा भी नहीं हो पाएगी। देखिए, 3 दिन में तो असल में पिकनिक भी कहीं ढंग से नहीं हो पाती, और गैरसैंण की जो अवधारणा थी वो वहाँ 3 दिन के सत्र के लिए नहीं थी, बल्कि राजधानी के लिए थी, स्थायी राजधानी के लिए। और जो सारे प्रदेश की भावना है गैरसैंण को लेके, यहाँ तक कि मैदानी क्षेत्रों की भी गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए मैदानी क्षेत्रों के विधायकों ने भी समय समय पे बढ़ चढ़ के आवाज उठाई है। लेकिन जो सरकार और ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग हैं, उन्हें गैरसैंण जैसी दुर्गम जगह में, पहाड़ी जगह में 1-2 दिन रुकना भी बहुत भारी पड़ता है। अब आप वहाँ 3 दिन रुक के अपना कचरा छोड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और कांग्रेस भी मामले में खुद को पाक साफ करने की कोशिश न करे, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में भी वहाँ 1 दिन 2 दिन सत्र चला के सत्र के नाम की खाना पूर्ति करके वहां से भाग जाते रहे हैं। इसमें दोनों पार्टियां बराबर की दोषी हैं। अब आप जो वहाँ कबड्डी की तरह पाला छू के आ रहे हैं, तो ये तो गैरसैंण की भावना के ही विपरीत है। गैरसैंण राजधानी की भावना का आखिर अभिप्राय क्या है? वहां राजधानी की कल्पना चंद्र सिंह गढ़वाली ने या इंद्रमणि वडोनी ने या हमारे पूरे जनमानस ने इसलिए की थी कि गैरसैंण पहली बात कि पूरे उत्तराखंड का एक हृदय स्थल है, तो मध्य का क्षेत्र है, पूरे उत्तराखंड के बीचों बीच पड़ता है। दूसरी बात यह है कि एक सुदूर इलाके में वो जगह पड़ती है, राठ इलाका जो बहुत पिछड़ा हुआ है, तो वहां राजधानी बनती तो वहां हमारे सत्ताधीशों को, हमारे सत्ता संप्रभुओं को वहां के कष्टों की अनुभूति होती। वो वहां के जो प्राकृतिक भौगोलिक
और दूसरी तरह की मुसीबतें हैं उनसे दो चार होते हैं। गैरसैंण राजधानी का मतलब ये भी नहीं है जो अय्याशी आप यहाँ करते हैं देहरादून में रहते हुए, तो वहाँ भी आप बहुत बड़े बड़े मकानों का स्ट्रक्चर बना दें, बल्कि जो पर्वतीय जनजीवन की अवधारणा है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जो पहाड़ में छोटे छोटे मकान होते हैं, तो आपको छोटे मकानों में कम संसाधनों में वहां गुजर बसर करनी है, ये गैरसैंण की मूल भावना थी। लेकिन वो तो आप छोड़िए, ये तो केवल मूर्ख बनाने के लिए है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारें जो करती रही हैं तो उनके छल प्रपंच को जनता समझ न रही हो, लेकिन एक दुर्भाग्य है कि जनता भी इस मामले में बेबस हो जाती है, निरीह हो जाती है। उस तरह की जो आवाज गैरसैंण के लिए शुरुआत में उठी थी वो राज्य गठन के बाद अभी तक उस तरह से उभर नहीं पाई है। और मूल बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब गैरसैंण हमारे माननीय मंत्री, विधायक और नौकरशाह जाते हैं तो एक दो दिन में अघा जाते हैं। वहाँ की संकरी सड़कें, वहाँ कहाँ आपको मॉल मिलेगा, वहाँ कहाँ आपको चौड़ी सड़कें घूमने को मिलेंगी, तो इस सबसे उनको उकताहट हो जाती है और वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। कभी भी आज तक वहाँ 3 दिन से ज्यादा का समय हमारे सत्ता संप्रभुओं ने नहीं गुजारा है। इससे बेहतर तो ये कि आप जो चीटिंग कर रहे हैं इसको आप बंद कीजिए। आप 2-3 दिन का वहाँ ये ड्रामा बंद कर देना चाहिए। यस, बिल्कुल वापस आएंगे। शीशपाल जी कुछ कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, गैरसैंण के मामले में जो लगातार 7 साल से हम देख रहे हैं कि तमाम वादे किए जा रहे हैं। अस्थायी राजधानी की बात हुई, लेकिन अस्थायी राजधानी बना दी, अस्थायी भी नहीं, ग्रीष्मकालीन राजधानी का झुंझुना पकड़ा दिया। सत्र भी जो है वहां पे पूरे नहीं चले। और कांग्रेस पार्टी ने गैरसैंण में, आप देखिए, आज जो दिव्य भव्य भवन आप वहां विधानसभा का देख रहे हैं वो हमारी सरकार ने बनाया, हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बनाया। अब आप अगर उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये राज्य की जनता की जो भावनाएं, हमारे आंदोलनकारियों की भावनाएं, उसके साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है। और हम तो अभी भी मांग कर रहे हैं भाई अस्थायी राजधानी घोषित कीजिए, इसमें अब क्या दिक्कत है आप बताइए ना। और 3 दिन का सत्र, जैसे आदरणीय राजीव नयन बहुगुणा जी ने कहा कि ये तो मात्र खाना पूर्ति है, हम सपना देख रहे थे पूर्णकालिक राजधानी का, और आप केवल 3 दिन का सत्र, और वो भी पहला दिन तो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण और जो हमारे माननीय विधायक दिवंगत भी है उनकी जो है उसी में चला जाएगा, शोक में। और तमाम जो राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा होनी है, तो कितने जो है जनता के सवाल उठेंगे, कितने विधायकों के सवाल उठेंगे, कितने उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों का समाधान होगा। गैरसैंण को राजधानी बनाने का मुद्दा बहुत प्रमुख रहा है। राज्य आंदोलनकारियों की एक बड़ी मांग रही है कि गैरसैंण को राजधानी घोषित कर दिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। और जैसा कि अभी राजीव नयन जी बहुत सारी बातें कह के गए, उन्होंने कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं गैरसैंण में जाकर सत्र करने की, आप वहां पर जाकर सिर्फ जाते हैं और कचरा फैलाकर वापस आ जाते हैं, बाकी वहां से किसी को कोई सरोकार है नहीं। और ये भी सच है कि चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो, चाहे वो बीजेपी के विधायक हो, गैरसैंण नहीं जाना चाहते। और इससे पहले हम जब इस पर चर्चा कर चुके हैं तो बहुत सारे विपक्षी दलों, शीशपाल जी रुकेगा, बहुत सारे विपक्षी दल ये बात कह चुके कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है गैरसैंण, आप देहरादून को राजधानी घोषित करिए, लेकिन कुछ तो करिए राज्य के लिए। बिल्कुल बिल्कुल यशु जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सरकार की मंशा होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात सरकार की मंशा ही नहीं है, ये राज्य के ज्वलंत मुद्दों का समाधान करना ही नहीं चाहती और मसलों को केवल लटका के रखने। ठीक है जपेन जी कुछ कह रही हैं जी जपेन जी से जवाब लेते हैं, वापस आएंगे। अच्छा जपेन जी। ठीक है। यशी जी, विपक्ष तैयारी करे, 3 दिन के अंदर सरकार भरोसा देती है कि विपक्ष के जितने सवाल हैं निश्चित तौर पर उनके उत्तर के साथ साथ जो ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहे हैं उसकी विपक्ष चर्चा विपक्ष सदन में नहीं करेगा, ये भी तय है, क्योंकि विपक्ष ने राजनीति करनी है। और जो विपक्ष के प्रश्न रह जाएंगे उनके ग्राउंड लेवल पर काम होने निश्चित तौर पर सुनिश्चित है, लेकिन विपक्ष ये नहीं मानेगा। राजनीति विपक्ष की अपनी जगह है और सरकार का काम करने का तौर तरीका अपनी जगह है, और सरकार उत्तराखंड की गंभीरता के साथ, लेकिन उसके बाद उसका परिणाम नहीं निकलता है। जपेंद्र जी, आपने प्रदीप जी को सुना अभी
प्रदीप जी ने आपसे अभी यही बात कही, उन्होंने कहा कि उनका मुद्दा बहुत गंभीरता के साथ उठाया जाता है सत्र में, उसके बाद उसका परिणाम क्या है वो कह रहे जवाब नहीं है बीजेपी के प्रवक्ताओं के पास। नहीं, यहाँ हम प्रदीप जी से सहमत नहीं है। ठीक है कि थोड़ा सा की पीड़ा जायज है, लेकिन हम ये भरोसा दे सकते हैं कि जो जो उनके निर्णय उनके लेके किए जाने थे वो सब हो चुके हैं। बहुत जल्द ही सभी उसकी घोषणाएं होनी है, ये प्रदीप जी भी जानते हैं। हाँ, विलंब है तो विलंब के लिए निश्चित तौर पर हम खेद प्रदीप जी। देखिए आशीष जी, मैं ये इतना कहना चाहता हूँ, जपिंदर जी की अपनी सीमाएं हैं। निश्चित रूप में वो पार्टी को बचाने के लिए, ये एक तरह से जैसे सेना में हमारे कमांडेंट होते हैं, तो प्रवक्ता जो है वो पार्टी को बचाने के लिए कमांडेंट का काम करते हैं पीछे जो है, ताकि उसमें सारी चीजों को सेव किया जा सके। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 1.5 साल में मुख्यमंत्री के साथ 3 बार की वार्ताएं, सकारात्मक संदेश और समाचारों में वाहवाही। 1 साल राज्य स्थापना दिवस का आने वाला है, उसका बकायदा समाचार पत्रों में उसकी वाहवाही, उसका पेमेंट हो चुका है। स्थापना दिवस में प्रेस को संबोधित किया जा चुका है। एक बात, भू कानून के लिए मुख्यमंत्री ने पिछली बार कहा था कि कमेटी बना दी है, कमेटी में सुझाव चले गए। 1 साल हो गया, वो अभी कहीं इंप्लीमेंट नहीं हुआ। यहाँ भू कानून पे रोज नया समाचार आता है, पूरी गुंडाई देखने को मिलती है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े को मिल रहा है, उसपे कोई अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तीसरी बात, महामहिम से मुझे कम से कम न जाने कितने, मैं कहूँगा 1-2 साल हो गए, महामहिम भी उसी पैटर्न पर चल रहे हैं। वो समय नहीं दे रहे हैं। वो महामहिम ने तो समय ही नहीं दिया। वो मतलब गुलदस्ते पकड़ रहे हैं, रोज किताब का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन उनके पास हमारे से मिलने का समय नहीं है। तो मैं क्या कल्पना करूं ऐसे उसमें, मतलब महामहिम जो होते हैं दूसरे राज्य में 15 दिन 20 दिन, हद से हद 1 महीने में टाइम मिल जाता है, और हमारे यहाँ 1.5 2 साल हो जाते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है। एडीसी क्या जो है मेरी कई बार बहस हो चुकी है। तो मैं किस राज्य की परिकल्पना करूं मैं, जो यहाँ मुख्यमंत्री का जो पहले कभी तिवारी जी के टाइम का मुझे याद है, अगर 6 कमरे बाहर होते थे, मुख्यमंत्री सब उसमें एक एक करके सबसे मिलते थे। 2012 तक कार्यशैली कुछ और थी, 2012 से 24 के बीच में कार्यशैली बदल गई है। 2012 तक जो ब्यूरोक्रेसी थी, उसके बाद जो अब ब्यूरोक्रेसी आई है, दोनों की कार्यशैली में अंतर है। और मतलब आप ये देखिए कि आप किस चीजों की बात कर रहे हैं, मतलब कोई कितनी अच्छी बात है ये कि अगर पर्यटन मंत्री जो है गायब है, वो अपने आप भाषण देने में लगे हुए हैं, कहीं प्रवचन देने में लगे हुए हैं, वहां मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहां कैबिनेट वहां से करने के लिए, तो वो भी ओवरलैप करके आपने सबको वो हैंडलेस कर रखा है। आप वन मंत्री अगर कहीं और है तो वहां मुख्यमंत्री जा रहे हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर वो है वो कहीं और गायब है, वहां मुख्यमंत्री जा रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री गायब है, वो कह रहे हैं वहां जाएंगे, यहाँ बुरी हालत रहती है। मैं किस किस मंत्री की बात करूं मैं? तो अब हम, हमारी पीड़ा तो छोड़ दीजिए, हम तो अब समझ रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन कम से कम इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में आपने स्थायी राजधानी नहीं दी, लोकायुक्त आपने नहीं दिया, भू कानून आपने नहीं दिया, मूल निवास आपने हमारा और मार दिया, रोजगार नीति आपने नहीं बनाई, उद्योग नीति आपने साइड करके रख दी। पूरा कहाँ है वो जो जितने हमारे 2 अब तक के जो सेमिनार हो चुके हैं, उसके इतने बड़े बड़े इवेंट हो चुके हैं, जो इसके उद्योग नीतियों उसके लिए जो क्या था उसका नाम, मैं तो टाइटल भी भूल गया। इन्वेस्टर मीट। दूसरी बात, स्मार्ट सिटी के नाम पे कितने साल लगते हैं स्मार्ट सिटी को इम्प्लीमेंट करने में? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये तीसरी 8 साल हो गए स्मार्ट सिटी की नालियां नहीं बना पाए अभी तक। सबसे ज्यादा धरातल पर इन्वेस्टमेंट्स आ गई हैं, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। जो केवल भाजपाइयों को दिखाई देती है। ये जो कार्यक्रम सरकार करती है प्रदेश हित में करती है, तो निश्चित तौर पर उसके नतीजे आते हैं। जपेंद्र जी, आपकी बात को मैं सर माथे लेता हूं। ईश्वर करे आपकी वाणी सत्य हो जाए। अगर इम्प्लीमेंट होता तो बेरोजगार की उसमें इतनी लंबी कतार नहीं लगती, लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते, सब दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता सब वहां लाइन पे लगे हुए हैं। जपेंद्र जी, इसीलिए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा ना। मैं प्रदीप जी की बात को आगे बढ़ाते हुए यही कहना चाहती हूँ कि मंत्रिमंडल का विस्तार ही इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि धाकड़ धाम चलो ठीक है, अब एक दिन ठीक है ना। अब आप सब लोगों ने इकट्ठे सरकार को घेरने का मन बना लिया। जपेंद्र जी, आप भी विपक्ष बन जाइए, कम से कम तो सरकार के अच्छे कामों की सराहना कीजिए, जो सरकार के अच्छे प्रयास हैं या जो सरकार की अच्छी मंशा है, कम से कम आपको तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। जब हम सुन लीजिए, पहले 2 मिनट मतलब जो जनता की पीड़ा को रखेगा वो विपक्ष का होता है क्या? शीर्षपा जी, एक सेकंड रुक जाइए। जपेंद्र जी, पहले पूरी बात तो सुन लिया करिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आपके धामी जी धाकड़ हैं, एकला चलो की राह पे चल रहे हैं।
कैबिनेट विस्तार की क्या जरूरत है? वो खुद ही हर जगह पहुंचे जा रहे हैं। वन मंत्री, पर्यटन मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सब पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। तो अकेले मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। मैं तो आपके मुख्यमंत्री की तारीफ कर रही हूँ कि एक व्यक्ति, आपको और कोई मिले ना मिले, आपको धामी जी मिलेंगे, ये निश्चित है और ये काफी अच्छी बात है उनकी। ये एकला चलो की राह नहीं है, ये प्रदेश की जनता के प्रति समर्पण है, अपनी जिम्मेवारियों का एहसास है। और जो पल पल की मॉनिटरिंग एक मुखिया को करनी चाहिए, वो मुखिया निश्चित तौर पर अब किसी दूसरे का काम भी अगर खुद कर रहे हैं तो ये उस मुखिया की खूबी है और हमें इसकी सराहना करनी चाहिए। काम सभी करते हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। उनकी तो नाकामी है ना जपेंद्र जी। प्रश्न ये उठता है कि धरातल पर बाकी लोग क्यों नहीं नजर आ रहे? निश्चित तौर पर ये जायज प्रश्न है और इसे लेकर चर्चाएं भी हो चुकी हैं और सभी लोग धरातल पर भविष्य में आपको नजर आए। ठीक है, थपलियाल जी। देखो, अगर हम आज भी नहीं समझ पाए सत्ता पक्ष को, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है दुनिया में। क्योंकि सत्ता पक्ष को उत्तराखंड की जनता ने वोट दिया है। थपलियाल जी, आप बहुत समझदार हैं, आप प्रदेश हित के मुद्दों को समर्पित हैं, सभी आपका सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार ने जो करना है उसके अच्छे कामों की भी तो कभी कभी कर रहा हूँ अच्छे कामों की भाई। तो सही, अरे सुनो तो सही, मैं अच्छे कामों की प्रशंसा कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि % 5 के 5 सांसद हमारी जनता ने इनको दिए हैं। हम क्यों इनसे सवाल पूछे? क्या आपदा का जो सिस्टम हमें नहीं दिखाई दे रहा? पूरा उजड़ गया केदारनाथ, हमें नहीं दिखाई दे रहा? क्या चर्चा करनी, क्या सवाल पूछना है? अरे सुनो, पहले सुनो, यहाँ पे सुनो। पहले मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा मुख्यमंत्री की पहली नजर है और वो जो कांवड़ी आए उनके पांव धोए, सलूट टू माय चीफ मिनिस्टर, उन्होंने फूल बरसाए, धन्य करते हैं उस मुख्यमंत्री को। क्या गलत करा? उसने जो आज कांवड़ उत्तराखंड में एक आपदा बन के आ चुकी है, उस कांवड़ पे इस तरह से उन्मादी बनाना हमारे मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया उन्होंने, कि पूरे उत्तराखंड में जिस तरह से उन्होंने तोड़ फोड़ करके किस तरह से वो बिहेव कर रहा है, हम सब ने देखा। हमने उनके बारे में भी कुछ बोल दीजिए। और जिस तरह से राजधानी का इशू, हम बेवकूफ हैं जो राजधानी की बात कर रहे हैं, उसका भी जिक्र कर दीजिए। राजधानी का हम बेवकूफ हैं जो राजधानी का जिक्र कर रहे हैं। इन लोगों ने हमें वादा किया था कि हम इसलिए कर रहे हैं 2 दिन 3 दिन, क्योंकि हम भव्य स्वरूप दे रहे हैं गैरसैंण को। लेकिन गैरसैंण क्या, इनके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण कॉरिडोर हो चुके हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ जो उच्च हिमालय में है, उसको उजाड़ने का काम कर रहे हैं, वो सब देख रहे हैं और उसका हम भुगत भी रहे हैं। क्या सवाल, क्या जवाब इनसे? ये लोग तो बहुत सुपर है, इनकी पहली नजर को सलूट। हम तो इनसे भगवान बचाए इन लोगों से जिन्होंने झूठ बोल के देश तुल्य जनता को उत्तराखंड में बेवकूफ बना। शीशपाल जी रुकिएगा। जपेन जी, इतना गुस्सा थपलियाल जी का, इतना गुस्सा, बाप रे। नहीं, उनका गुस्सा लाजमी भी है जपेंद्र जी। जब आप राज्य के लिए आंदोलन करते हैं और बहुत उम्मीदें लगा के बैठते हैं और 24 साल बीतने के बाद भी अगर राज्य को कुछ ना मिले ना, तो बुरा लगता है। इसलिए बड़ा स्वाभाविक रिएक्शन है थपलियाल जी का। जिस राज्य को 24 साल में राजधानी ना मिली हो, जिस राज्य को 24 साल में राजधानी ना मिली हो, उस राज्य की क्या स्थिति है ये बताने की किसी को जरूरत है नहीं जपेन जी। खैर, शीशपाल जी, जैसी जी जिसकी भी पीड़ा जन मुद्दों पे जाग रही है और सरकार से सवाल कर रहा है, ये उसी को जो है भाजपा का विपक्ष का प्रवक्ता बताने का काम कर रहे हैं। मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो आप देखिए कि केदारनाथ में बादल कब फटा, कब वहां पर जो है लैंड स्लाइडिंग हुई, कितने लोग वहां पर फंसे, कितने लोग अभी तक लापता है और कितनों की जान चली गई, ये आंकड़ा अभी तक सरकार नहीं दे पा रही है। और अभी तक अंजाम दिए गए हैं, लोगों की दुकान बैठ गई है, लोगों के मकान चले गए हैं, लेकिन आज इतने दिन बाद भी मुख्यमंत्री मुआवजे की घोषणा नहीं कर पाए। इतना संजीदा नहीं
और तमाम मुद्दों पे, विकास के मुद्दों पे विपक्ष सवाल कर रहा है, बेरोजगारों के मुद्दे पे, पलायन के मुद्दे पे, आंदोलनकारियों के मुद्दे पे, राजधानी के मुद्दे पे हम सवाल करते थे, कह रहे हैं कि साहब आप सरकार को काम नहीं करना दे रहा है, आप तो जो है बेवजह के सवाल पूछ रहे हैं। तो ये कौन सी बात हुई? आपके सभी सवालों का स्वागत है, लेकिन जपेंद्र जी, ठीक है शीशपाल जी, चूंकि वक्त की कमी है, रुकिएगा जरा। जपेंद्र जी जवाब दीजिएगा जरा, ये बताइए, गैरसैंण में आप सत्र करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम बहुत खुश हैं और इसके लिए हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। आप कह रहे हैं ना अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा, हम भर भर के दे रहे हैं आपको अप्रिशिएशन, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप गैरसैंण को राजधानी भी घोषित करें। ये आपकी सरकार में हो तो बहुत बेहतर है, एक क्रेडिट तो लेकर जाइए कम से कम। अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है, कंटिन्यू करेगा, आ रही है। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हो चुकी है और वो दिन भी उत्तराखंड में जरूर आएगा कि जब उत्तराखंड की धड़कन गैरसैंण राजधानी के रूप में प्रदेशवासियों को तोहफे के रूप में मिलेगी। लेकिन किसी भी क्षेत्र को राजधानी बनाने से पहले वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, भौगोलिक स्थितियां, उनके ऊपर बहुत से काम होमवर्क होने होते हैं जो निश्चित तौर पर जारी हैं और इसे हम हल्के में ना ले। कोई भी भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर चाहती है कि भविष्य में जो, देखिए उत्तराखंड का निर्माण भी 3 राज्य जब आए तो भारतीय जनता पार्टी ही उसके पीछे थी और भारतीय जनता पार्टी समस्त उत्तराखंड वासियों की भावनाओं का सम्मान करती है। और आज आप इस डिबेट को रिकॉर्ड के तौर पर रख लीजिएगा, वो दिन भी आएगा और भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही पूर्ण सुविधाओं के साथ गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी के रूप में अगर भविष्य में व्यवस्थित होता है तो उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा। जिस तरीके से जपेंद्र जी आप कह रहे हैं ना, मुझे यकीन हो गया कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उत्तराखंड का ये इतना बड़ा मुद्दा है कि हर साल इसी पर चुनाव होते हैं, हर 5 साल में इसी पर चुनाव होते हैं, ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ही इसे हल करेगी, निश्चिंत रहें। ठीक है, प्रदीप कुकरेती जी, कम शब्दों में आपका जवाब चाहूंगी मैं। प्रदीप कुकरेती जी, ठीक है, प्रदीप कुकरेती जी, कम शब्दों में आपका जवाब फटाफट। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को केदारनाथ से लेके जो है बद्रीनाथ से लेके कलियर शरीफ तक जो परिणाम आया है, जो वर्तमान में जो केंद्र की परिस्थितियां दिख रही हैं, केदारनाथ में जो भविष्य में घटने वाला है, जो घटा है, जिस प्रकार से हमारे के साथ जो केदारनाथ के जो शिलापट का जो खेल देखने को मिला, मतलब आप हमारी भावनाओं से लेके तमाम उन साधतों को भूल के इत्र कर देंगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सद्बुद्धि से काम लिया जाए, उन 42 साधतों को याद किया जाए जो गैरसैंण, जो आप, मैं कह रहा हूं कि आप बड़ी हिम्मत दिखा के कह दो ना कि देहरादून से राजधानी नहीं हटेगी, हम क्या कर लेंगे, लेकिन आप इस प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, उन शहीदों के परिप्रेक्ष्य में उनको दोषियों को सजा दिलाने का तो काम करिए। उसके लिए तो हमारे साथ खड़े हो जाइए, कम से कम रोजगार नीति तो बना दीजिए। वो जो सेलाकुई में, पंतनगर में, उधम सिंह नगर में, हरिद्वार में, सिडकुल में जो फैक्ट्रियां लगी हैं, जिन्होंने गोदाम बना दिए हैं, जो खाली टैक्स खा गए हैं, उसको तो इम्प्लीमेंट करवा दीजिए। कम से कम जो पहाड़ जो खाली हो रहे हैं, वहां पे आप हमारे जो सैनिकों के जो तमाम जो मददगार होते थे, लोग सत्र आहूत हुआ है, अब इसमें क्या कुछ होता है वो तो देखना होगा, इसके बाद इस पर भी चर्चा की जाएगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे जिस तरीके से सत्र की अवधि महज 3 दिन की है, इसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं आरोप भी लगा रहा है कि सरकार सुनना नहीं चाहती है मुद्दों को, सरकार विपक्षी दलों को टाइम नहीं देना चाहती। फिलहाल सरकार का मानना है कि गैरसैंण में हम ये सत्र करा रहे हैं, 3 दिन में सभी सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। फिलहाल सत्र में क्या कुछ होता है वो तो देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।